हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए द अनटैम लिविंग डेड की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप भी मेरे तरह अनटैम सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको पता ही होगा कि अनटैम के सुपर हिट होने के बाद इस सीरीज़ से रिलेटेड 2 मूवी रिलीज़ हुई थी, द लिविंग डेड और द फेटल जर्नी। तो मूवी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको फेटल जर्नी का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो। कहानी फूफैंग नाम के शहर से शुरू होती है, जहां शाम ढलते ही एक आदमी बैल बजाकर सभी घरों को अपनी लाइट्स बुझा देने का ऐलान करता है। उसी शहर में 2 अनाथ भाई बहन रहा करते थे। बहन की बीमार होने के कारण भाई उसके लिए दवाई लाता है और वो छोटी बच्ची उससे पूछती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, क्या वो मरने वाली है। उसका भाई उसे हिम्मत देता है और बोलता है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो बच्ची बताती है कि उसने सपने में उनकी माँ देखी थी, जो बहुत गर्म और उजाले वाली जगह पर थी। उनके फूफैंग शहर की तरह नहीं, जहाँ रात होने के बाद वो लैंप नहीं जला सकते। वो बच्ची रोने लगती है और बोलती है मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है। उसका भाई उसे चुप कराकर दवाई पिलाता है और बाद में उसे कबर्ड के अंदर बैठाकर उसे एक छोटी सी मशाल देकर बोलता है मेरे बाहर जाने के बाद तुम इसे जला देना, ये तुम्हें गर्म रखेगी। वो बच्ची पूछती है लेकिन क्या फिर वो मशाल भूतों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। उसका भाई कहता है भूत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर वो उसे चिल्लाता हुआ सुने तो वो तुरंत मशाल को बुझा दे। फिर वो अपने घर के बाहर पहरा देना आता है ताकि उसकी बहन थोड़ी देर आग सेककर गर्म महसूस करे। जैसे ही वो मशाल जला देती है उसका भाई जाकर अपने गेट को बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगता है और उसे किसी के टकराने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो तुरंत अपनी बहन को मशाल बुझा देने को बोलता है और खुद भी एक कोने में जाकर छिप जाता है। वो देखता है कोई उसके तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है वो भूत कबर्ड के ऊपर चढ़ा होता है। वो बाहर जाके आग जला देता है, जिससे वो भूत बाहर आ जाता है और उस लड़के के शरीर से उसकी आत्मा सूख लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो बच्ची अपने भाई को ढूंढने कबर्ड से बाहर आती है तो वो भूत उसे भी पकड़कर मार डालता है। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत प्रे कर रही होती है कि जो लोग बेमौत मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो फिर से नया जन्म ले पाएं। बच्चे भी कविता पढ़ रहे होते हैं कि अगर तुमने रात को लाइट जलाई तो भूत तुम्हारी आत्मा खा जाएगा। उस समय वहां आता है भूतों का सेनापति वैनिंग। वो देखता है पूरा शहर केवल कमजोरों और बीमारों से ही भरा हुआ है। सब लोग उसके शरीर के निशानों और जंजीरों को देखकर डर जाते हैं और उसे भूत समझकर भागने लगते हैं। वैनिंग पिछली रात वाले हादसे की जगह पर पहुंचता है, जहां लोग बात कर रहे होते हैं कि बैल बजने के बाद कोई भी लाइट नहीं जला सकता। यही उनके फूफैंग शहर का नियम है, वरना उस इंसान का फ्लैश और ब्लड वो भूत खा जाएगा। वैनिंग उस लाश की जांच करता है और पूछता है लेकिन ये शहर हमेशा से तो ऐसा नहीं था। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वैनिंग कहता है दुनिया में केवल एक ही प्रकार का भूत है, कायरता का भूत। रात को दोबारा बैल बजती है और पूरा शहर अंधेरे की गुमनामी में खो जाता है। तब वैनिंग उस घर में एक मशाल जलाकर बैठ जाता है। उस आग की रोशनी से वो भूत खींचा चला आता है। जब वैनिंग को किसी के होने का एहसास होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी एकदम से वो भूत उसे पकड़ देता है, लेकिन वैनिंग अपनी जंजीरों से उससे लड़ने लगता है। वो भूत एक काली परछाई बनकर गायब हो जाता है। वैनिंग उसे ढूंढने लगता है और वो अचानक से पीछे से हमला करता है, लेकिन वैनिंग के निशान चमकने लगते हैं और वो उसके नज़दीक भी नहीं जा पाता। जैसे ही वैनिंग उसे पकड़ने वाला था, एक ब्लू स्वॉर्ड रे प्रकट होती है और उसके सहारे काली परछाई गायब हो जाती है। वैनिंग देखता है कि ब्लू स्वॉर्ड रे वाला असल में सिजुई था। सिजुई बोलता है अंकल वैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैनिंग कहता है मुझे भैया पुकारो। सिजुई कहता है लेकिन क्यों। वैनिंग कहता है एक बार मास्टर वीवू जियान ने कहा था अंकल सुनने में बुजुर्गों जैसा लगता है। सिजुई कहता है ठीक है और बताता है कि वो वहां से गुजर रहा था और तभी उसे कुछ शैतानी आत्माओं के होने का एहसास हुआ तो वो चेक करने आ गया। वैनिंग कहता है वो काला धुआं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जो हर प्रकार की इल्यूजन क्रिएट कर सकता है।
सिजुई कहता है, तो क्या सच में इस दुनिया में भूत होते हैं? वैनिंग कहता है, मास्टर वी वुजियान बिल्कुल सही कहा कहते हैं। शायद तुम्हें अपने कबीले के रूल्स पढ़ने में थोड़ा कम समय बिताना चाहिए, वरना तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इस दुनिया में केवल एक ही प्रकार का भूत है, कायरता का भूत। वो उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। थोड़ी ही दूरी पर से वो भूत उन्हें देख रहा होता है और सोचता है कि वो वैनिंग के करीब क्यों नहीं जा पाया। अंदर आकर वैनिंग सुजुई को दोनों भाई बहन की लाश दिखाता है और कहता है, इनके शरीर से सारा फ्लैश और ब्लड गायब है। किसी ने ये सब जानबूझ के किया है। सिजुई कहता है, पर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? इसका जवाब वैनिंग के पास भी नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि सिजुई ने लैन जैन से मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करना सीखा हुआ है। सिजुई तुरंत अपनी वीणा निकालकर बजाने लगता है, लेकिन उनकी आत्मा वहां होती ही नहीं है। सिजुई बताता है कि ज्यादातर बेमौत पड़ने वाले इंसानों के आसपास एक कष्ट और शिकायत से भरी हुई ऑरा होती है, पर इन लाशों में तो वो भी नहीं है। वैनिंग कहता है, तो क्या ये हो सकता है कि सोल ईटिंग मॉन्स्टर का काम हो? सिजुई कहता है, हो सकता है। जब हम दफान पर्वत पे थे तब मिस्टर वी वुजियान ने कहा था कि सोल ईटिंग मॉन्स्टर लिविंग पे अटैक करने से पहले मुर्दों की आत्मा निकालेगा। वैनिंग कहता है, ऐसा है तो उन्हें छानबीन करनी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों कब्रिस्तान में आ जाते हैं और बोलते हैं, लगता है फूफेंग शहर में जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दे हैं। सिजुई दोबारा वीणा बजाता है और कहता है, इन मृतकों के पास उनकी सोल तो है। वैनिंग कहता है, तो ये काम सोल ईटिंग मॉन्स्टर का नहीं हो सकता। सिजुई कहता है, तब तो जरूर कोई लोगों की सोल और शिकायत की ऑरा कलेक्ट कर रहा है। ये तो बिल्कुल सालों पहले की यिंग लोहे की तरह है, लेकिन यिंग लोहा तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वैनिंग कहता है, तभी तो ये बात और भी ज्यादा अजीब है। इसके पीछे चाहे जो भी हो, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। फिर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उन्हें देखकर भागने लगती है। सिजुई कहता है, डरिए मत, मैं गूसू के लैन कबीले से हूँ। वो उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये हमारे फूफेंग शहर का गार्डियन गेट कहलाया जाता है, जो असल में जाओ फैमिली की कब्र है। वो उनसे शहर की शांति की भीख मांगने यहाँ आया करती है। वो बताती है, सारे डेकोरेटेड लैम्प्स और लालटेन कभी उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। ये पिछले साल के लालटेन फेस्टिवल की बात है, जब जाओ मेंशन में अचानक से भयंकर आग लग गई थी और उनके परिवार के सभी 50 सदस्य उस आग में जलकर मर गए थे। उसी दिन से उनके शहर में भूतों का साया है और उसी दिन से जाओ मैंशन का गेट दोबारा कभी नहीं खुल पाया। यहाँ तक सुबह शाम वहाँ से लोगों के दरवाजा खटखटाने की आवाजें भी आती हैं। वैनिंग और सिजुई अब जाओ मैंशन पहुँच जाते हैं और अपने जादू से वहाँ का सुरक्षा कवच तोड़ देते हैं। अंदर आते ही वहाँ के फूलों से जहरीला धुआं निकलता है। वैनिंग सिजुई को पीछे धकेल देता है, लेकिन उस धुएं से खुद एक इल्यूजन में चला जाता है और अपने जैसे किसी को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है, जो उससे बोलता है, तुम ना ही इंसान हो ना ही भूत, तुम इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं हो। ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा? वैनिंग का गला घुटने लगता है और वो देखता है कि अब वो जंजीरों में बंधा हुआ है और उसका इल्यूजन आजाद है। वो उससे बोलता है, तुम केवल वी वुजियान की हाथ की कठपुतली हो। वैनिंग चिल्लाता है और कहता है कि वो कठपुतली नहीं है और वो अपनी इल्यूजन से बाहर आ जाता है। फिर वो सिजुई के साथ घर के अंदर जाता है, तभी उन्हें वहां से कोई गुजरता हुआ दिखता है और वो उसका पीछा करते हैं। तो वो एक आदमी होता है जो बहुत डरा और सहमा होता है। वो बताता है कि इवल स्पिरिट ने उसे वहां बंदी बनाकर रखा है और उसी ने उसके परिवार को भी मार डाला। वैनिंग पूछता है, किसने? वो बोलता है, जाओ शिजुई ने। फिर वो उन्हें बोलता है कि वो जाओ फैमिली का दूसरा बेटा जाओ यी है और बताता है कि तब की बात है जब फूफेंग शहर में हमेशा रौनक हुआ करती थी और जाओ फैमिली लालटेन बनाने के लिए मशहूर थी। वो हर पूर्णिमा की रात को लालटेन बनाने का कंपटीशन रखवाया करते थे और उसकी सौतेली बहन शाओ किंग शाओ फैमिली की शान हुआ करती थी और वो केवल उसके पिता की दूसरी पत्नी का साधारण सा बेटा था। उसके पिता की पहली पत्नी उसे पसंद नहीं किया करती थी, इसलिए सब लोग उसे सताया करते थे। बस उसकी बहन ही थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी और उसका ध्यान रखा करती थी। लेकिन फिर एक दिन जाओ जीशु उनके यहाँ आया और उड़ने वाली लालटेन दिखाकर सबको इम्प्रेस करके लालटेन बनाना सीखने के बहाने उनके घर में रहने लगा। क्वीन धीरे धीरे करके उससे अट्रैक्ट होने लगी और उन दोनों की नजदीकियां पड़ने लगी, लेकिन जाओ जीशु का मकसद तो कुछ और ही था। एक दिन वो देखता है कि उसके कजन जाओ जीशु को उसकी बहन से दूर रहने के लिए सबक सिखाते हैं और तालाब में गिरा देते हैं।
जाओ जीशू तालाब से बाहर आने के बाद एक काले धुएं से उसके कजिन्स को काबू में करता है और वो सब खुद तालाब में गिरकर आत्महत्या कर देते हैं। क्योंकि अब बहुत जल्दी क्वीन और जाओ जीशू की शादी होने वाली थी, तो उसने कई बार क्वीन को जाकर समझाने की कोशिश की कि जाओ जीशू एक अच्छा इंसान नहीं है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में वो जाओ जीशू के कमरे की तलाशी लेता है और उसे वहाँ यिंग लोहे को बनाने की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। वो उसे आकर अपने पिता को सौंप देता है। उसके पिता उसे बंदी बनाकर अधिकारियों को सौंपने का फैसला लेते हैं, लेकिन क्वीन उसके पास आती है और मदद मांगती है। वो उसके प्यार में इतनी अंधी होती है कि वो उसे कैसे छुड़वाना चाहती थी। वो बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि जाओ जीशू दोबारा किसी को भी नहीं मारेगा। जाओ यी ने अपनी बहन की बात मानकर उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन बाहर निकलते ही जाओ जीशू ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और शाओ मैंशन में आग लगा दी। उसने शाओ यी को पकड़ लिया ताकि वो मैन्युस्क्रिप्ट का पता बताए, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। तभी क्वीन वहां पर आकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन जाओ जीशू उसे धक्का मारकर आग में गिरा देता है और वो वहीं जलकर मर जाती है। वेनिंग शाओ यी से पूछता है, तो जाओ जीशू ने तुम्हारी जान क्यों बख्श दी? शाओ यी अपने शरीर के निशान दिखा के बोलता है, ऐसे जीने से बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। मैन्युस्क्रिप्ट पाने के चक्कर में वो मुझे टॉर्चर करता रहता है, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उसको दे दी तो ना ही केवल हमारा फूफेंग शहर बल्कि पूरी दुनिया इसका अंजाम भुगतेगी। वेनिंग पूछता है, अब वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है? शाओ यी उसे क्वीन के कमरे में लाकर मैन्युस्क्रिप्ट देता है। वेनिंग कहता है, उस समय मास्टर वी वुशियान की मैन्युस्क्रिप्ट जिनलिंग महल में छिपाई गई थी। उसके बाद से बहुत सारे इंसिडेंट हो गए और किसी का और मैन्युस्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं। मुझे लगा नहीं था कि ये जाओ जीशू के हाथ लग जाएगी, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से जाओ जीशू यिन लोहे को दोबारा बनाना चाहता था ताकि वो पपेट्स को कंट्रोल कर सके, पर वो तो उसने जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही कर दिया था, तो उसे अब मैन्युस्क्रिप्ट क्यों चाहिए? तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो सब बाहर आ जाते हैं, तो उन पे काले धुएं से हमला होने लगता है। जब वेनिंग और सिजुई उस धुएं से लड़ ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से जाओ जीशू शाओ यी पर हमला कर देता है। सिजुई शाओ यी की तरफ तलवार फेंकता है और शाओ यी इस तलवार से जाओ जीशू को मार डालता है। वेनिंग जाओ जीशू की लाश चेक करता है तो उसे क्वीन की पेंटिंग मिलती है। वो शाओ यी से पूछता है कि अगर जाओ जीशू क्वीन से प्यार नहीं करता तो उसकी पेंटिंग इसके पास क्या कर रही है। जाओ यी बताता है कि असल में हुआ ये था कि जाओ जीशू उसे मारने ही वाला था, लेकिन क्वीन उसे बचाने के लिए बीच में आ गई और आग में गिरकर जल गई। उसने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि क्वीन उसे बचाते हुए मर। जाओ जीशू उससे बहुत प्यार किया करता था, इसलिए वो क्वीन को पुनर्जीवित करने के लिए फूफेंग के इतने लोगों को मार रहा है। अगले दिन लोग नोटिस बोर्ड में ये पढ़कर खुश हो जाते हैं कि फूफेंग शहर में मर्डर का केस सॉल्व हो गया है और खूनी जाओ जीशू को मारा जा चुका है। सिजुई वेनिंग से कहता है, कल रात हमें यिन लोहे के बारे में तो पता ही नहीं चला। आपको क्या लगता है जाओ जीशू ने उसे कहाँ छुपाया होगा? वेनिंग कहता है, पहले हमें इसकी बॉडी दफना देनी चाहिए, फिर उसकी छानबीन करेंगे। जब वो जाओ फैमिली की कब्रिस्तान में आते हैं तब सिजुई नोटिस करता है कि वहाँ जाओ यी का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में तो मर चुका है। वेनिंग जाओ जीशू की बॉडी में भी निशान देखता है और बोलता है, अगर जाओ फैमिली की मौत वाले दिन ये क्वीन की पेंटिंग बना रहा था तो इसके पास क्राइम करने का इतना समय थोड़ी ना रहा होगा। वेनिंग बात की गहराई को समझता है और बोलता है, असल में जाओ फैमिली का दूसरा बेटा होने जैसी कोई चीज ही नहीं है। शाओ यी क्वीन से प्यार करता था और जाओ जीशू क्वीन को उससे चुराने के लिए नफरत करता था। क्वीन उसकी केयर करती थी, ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। वो कब्र में देखकर बोलता है, शाओ यी का असली नाम शाओ यी नहीं बल्कि जाओ यी है, जो शाओ फैमिली का केवल एक नौकर था। वो खुद जाओ जीशू को मैन्युस्क्रिप्ट के लिए मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ क्वीन बीच में आ जाती है और उसकी वजह से मर जाती है। वो दोनों दोबारा शाओ मैंशन जाने लगते हैं। सिजुई पूछता है, लेकिन अब तक जाओ यी भाग नहीं गया होगा? वेनिंग कहता है, उसने यिन लोहे से क्वीन को पुनर्जीवित करने के लिए इतने लोगों को मारा है, वो इतनी जल्दी नहीं भागेगा। रात को पूरा शाओ मैंशन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वेनिंग कहता है, अगर वो यहाँ से चले गए होते तो यहाँ अब भी सुरक्षा कवच मौजूद नहीं होता। वो याद करता है कि मरने से पहले जाओ जीशू को इशारा कर रहा था और वो उसी जगह आ पहुंचता है और उन्हें एक पिलर के नीचे रोटेटर मिलता है, जिसे घुमाते ही अंडरग्राउंड रूम के लिए रास्ता खुल जाता है। वो वहां जाते हैं तो उन्हें वहां क्वीन की लाश मिलती है।
तभी ज़ाओ यी सुजुई पे हमला कर देता है और वैनिंग दोबारा अपने इल्यूजन में पहुंच जाता है। ज़ाओ यी सुजुई को फ्रीज करके उसकी तलवार लेकर वैनिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके इल्यूजन में उसे भड़काने लगता है, ये कहकर कि वी वुशियान ने तुम्हें भूतों का सेनापति बनाकर छोड़ा है। क्या तुम्हें इससे नफरत नहीं है? लड़ने की कोशिश मत करो, बस मर जाओ। उसी पल उसका वहम मर जाता है और वैनिंग अपनी जंजीरों से छूट जाता है। तब वो अपने सामने वी वुशियान को देखता है, जो उससे बोलता है, सबसे जरूरी ये है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। भले ही तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम प्यार की परिभाषा जानते हो। फिर क्या तुम अपने आप को केवल एक वॉकिंग डेड समझ सकते हो? अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी खुद चुनो। ज़ाओ यी वैनिंग को मारने ही वाला होता है कि वो अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है और शिजुई को भी आज़ाद कर देता है। वहां से बाहर आने के बाद ज़ाओ यी यिंग लोहे का इस्तेमाल करके काले धुएं से कई सारी कठपुतलियां बना देता है। वैनिंग और शिजुई की उनसे बहुत इंटेंस फाइट होती है। ज़ाओ यी कहता है, तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख सकते? तुम्हें क्या मतलब फू फैंग के लोग जिए या मरे? ये सुनकर वैनिंग को गुस्सा आ जाता है और वो शिजुई के साथ अपना जलवा बिखेरना शुरू कर देता है। वो ज़ाओ यी को अपनी जंजीरों से जकड़ देता है, लेकिन वो काला धुआं बनकर गायब हो जाता है। वो दोनों तहखाने में देखने आते हैं तो ज़ाओ यी यिंग लोहे का इस्तेमाल करके क्विंग को पुनर्जीवित कर रहा होता है। वो इनके पांव पड़कर बोलता है कि बस उसे एक बार क्विंग को जिंदा करने दे, फिर जो वो बोलेंगे सब ज़ाओ यी करने को तैयार होगा। वैनिंग कहता है, अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो वो केवल एक लिविंग डेड बनकर रह जाएगी। उसका पूरा परिवार मर चुका है। तुमने सोचा है कि फिर वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? वैसे भी पुनर्जीवित करने जैसी कोई चीज नहीं होती। ज़ाओ यी कहता है, झूठ मत बोलो। तो क्या फिर यिंगलिंग के कुल प्रमुख ने तुम्हें पुनर्जीवित नहीं किया था? वैनिंग कहता है, मैं कभी मरा ही नहीं था। मुझे मास्टर वी वुशियान और हंगवान जुन ने बचा दिया था। ये सुनकर ज़ाओ यी बहुत निराश हो जाता है। तभी वो देखता है क्विंग पुनर्जीवित हो चुकी है। वो जाकर उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है उसे इतने सारे गुनाह नहीं करने चाहिए थे। फिर वो उसे अपने गले से लगा देता है। तब क्विंग धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। शिजुई कहता है, तुम्हारे हाथ इतने बेगुनाहों के खून से भरे हुए हैं। क्विंग तुम्हारे पास दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। अब तुम्हें यिंग लोहा हमें सौंप कर हमारे साथ अफसरों के पास जाना चाहिए। ज़ाओ यी कहता है, अगर उसने कुछ गलत भी किया तो वो उसे जज नहीं कर सकते। वो हमला करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन वैनिंग वो तलवार फेंककर अपनी जंजीरों से उसे बांध के बोलता है, ऐसे मर जाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी सजा तो हमेशा जिंदा रहने की होनी चाहिए। अगले सीन में वैनिंग और शिजुई क्लाउड रिसोर्सेज पहुंच जाते हैं। शिजुई कहता है, ज़ाओ यी ने इतने लोगों को मारा, क्या उसे जिंदा रखना सही होगा? वैनिंग कहता है, मरना उसकी सजा नहीं है, क्योंकि अब वो एक पपेट बन गया है, तो वो दिन रात अपने डिसीजन के लिए अफसोस करेगा और यही उसकी असली पनिशमेंट है। शिजुई कहता है, क्या सच में यिंग लोहा कर्स्ड है? जिसके हाथ में होता है उसे कंट्रोल करके इवल काम करवाता है। वैनिंग कहता है, यिंग लोहा कर्स्ड नहीं है, वो लोगों की डिजायर और सेल्फिशनेस है जो उनसे इवल काम करवाती है। शिजुई बोलता है, क्या ये भी मिस्टर वी वुशियान ने बोला था? वैनिंग कहता है, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। फिर शिजुई कहता है, यिंग लोहा आपको ही संभालना चाहिए क्योंकि मैं अभी भी छोटा हूँ। वैनिंग कहता है, बूढ़ा तो अभी मैं भी नहीं हूँ। और यहीं पे द लिविंग डेड की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको और मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।